Hello everyone. In this series of Easy Tricks to Remember, we are going to complete Directive Principle of State Policy. इस सीरीज में दोस्तों हम पूरी की पूरी पॉलिटी याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत विथ इजी ट्रिक्स विथ क्लैरिटी विथ कंसेप्ट। इस सीरीज में हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, ठीक है, सब कुछ कवर करेंगे सीरीज के अंदर और विथ इजी ट्रिक्स दोस्तों। इसलिए इजी ट्रिक्स के साथ ना आप सब कुछ याद कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे और दोस्तों जो चीज़ आपको याद रहेगी ना वही आप एग्जाम में भी परफॉर्म करोगे, ठीक है। ये मैटर नहीं करता आपने शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं बनाए, ये मैटर नहीं करता कि आपने किसी भी टॉपिक्स को कितनी बार पढ़ा, सब मैटर ये करता है कि आपको वो टॉपिक याद है या नहीं। तो दोस्तों ये सीरीज में लाए ही इसलिए हूँ ताकि हम पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत याद कर सकें विद इजी ट्रिक्स और वो हमें याद भी रहे एक लंबे समय तक, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर हम सब कुछ चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे लक्ष्मीकांत के अंदर। और अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा जो चैप्टर है डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। इसी सिंगल वीडियो में पूरी डीपीएसपी को कवर करेंगे। दोस्तों आपको एक और काम करना है, आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक लोगे और जैसे ही मैं आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ाता हूँ ना, आपको उसी आर्टिकल का न्यूमोनिक्स जो है ना अपनी बुक के अंदर साइड बाय साइड लिखते जाना है, ठीक है। इससे आपको आसानी होगी रिकॉल करने में और जल्दी रिवाइज करने में। और एक बात और दोस्तों, मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए ना क्वेश्चन बैंक की जो पीडीएफ है चैप्टर वाइज, वो भी लक्ष्मीकांत की, आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दी है, ठीक है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ प्रैक्टिस कर रखा है और आप साथ में एक और काम करना, निमोनिक्स भी लिख लेना यहीं पे, ठीक है। तो ऐसे आप जल्दी याद कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी को और से फिनिश करते हैं। डीपीएसपी डीपीएसपी में 4 लेटर्स होते हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो डीपीएसपी है वो आपको पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। क्या मिलेगा? तो डीपीएसपी मिलेगा पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने बात किया था कि ये आपको पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। और एक बात और दोस्तों, मैंने बताया था कि ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। और डीपीएसपी क्या होते हैं? तो डीपीएसपी होते हैं पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स। इसके अंदर हम बात करते हैं कि स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर, और डीपीएसपी में हम बात करते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए फॉर द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द नेशन, ठीक है। और इन प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान रखना है जब भी हम कोई न्यू लॉज बनाएंगे, ठीक है, कोई बिल लेकर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान रखना है जब भी कोई स्टेट जो है न्यू पॉलिसी लेकर आएगी, ठीक है, न्यू लॉज लेकर आएगी, ठीक है। तो इन बातों को जो है स्टेट ध्यान रखेगी डीपीएसपी के अंदर, ठीक है। एक बात और दोस्तों, जो डीपीएसपी क्रिटिसिज्म है, फीचर्स हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, सब याद करेंगे। अभी हम आर्टिकल बाय आर्टिकल डीपीएसपी को समझेंगे और उन्हें याद करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से पॉलिसीज हैं जो स्टेट को ध्यान रखना है, ठीक है, और स्टेट को इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों ये आपके ना मेंस में वैल्यू एडिशन में काम आएगा, ठीक है। तो मेंस में जो है ना डीपीएसपी के बारे में ये लिखने के काम आएगा आपको। तो ये पॉइंट को याद रखना कि व्यूज कहते हैं डीपीएसपी के ऊपर किसके? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के। तो ये इन्होंने बोला था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ये नोवल फीचर्स हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये याद रखना, ध्यान, नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था। एक बात और, ग्रेवियल ऑस्टिन ने क्या बोला था? तो उन्होंने बोला था कि ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है ना, ये कॉमन साइंस है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। किसने बोला था? ये ग्रेवियल ऑस्टिन ने। और एक बात तो, यही बात जो है ना रिपीट करी गई कहाँ कहाँ पर? तो केशवानंद भारती केस जब हुआ था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर रिएटेड करा कि जो डीपीएसपी जो है ना और ये फंडामेंटल राइट्स, ये कॉमन साइंस हैं किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक बात और, जो डीपीएसपी है ना, हमने लिया कहाँ से? ठीक है, हमने कहाँ से बोरो किया? तो हमने तो बोरो किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने, बट आयरिश वालों ने भी कहीं से बोरो करा था, ठीक है। तो उन्होंने गया था कहाँ से? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो स्पेनिश का डीपीएसपी था, तो वहां से आया आयरिश में, फिर आयरिश इंस्पायर्ड होके ये आया हमारे पास इंडियन डीपीएसपी के अंदर, ठीक है दोस्तों। एक बात और, आर्टिकल 12 के अंदर हमने बात कही थी कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 के अंदर मैंने आपको ही पढ़ाया था, ले लो डेफिनेशन, ठीक है। ऐसे क्या था? लेजिस्लेचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और इससे क्या था? एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
और एल से क्या था, ऑल लोकल अथॉरिटीज, MPDI, म्यूनिसपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है। और ओ से क्या था, तो अदर अथॉरिटीज, जो अदर अथॉरिटीज के अंदर क्या आएंगे, तो जो नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज होती हैं, जैसे LIC होगी, ONGC हो गया, सेल हो गया। और एक बात और दोस्तों, मैंने आपको बेयर एक्ट के अंदर ही बताया था कि आर्टिकल 12 के अंदर जो है ना, आर्टिकल 36 के अंदर जुडिशरी मेंशन नहीं है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम से बहुत काम का आएगा ये डेफिनेशन। और एक बात और, इवन प्राइवेट बॉडी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट। और कोई प्राइवेट बॉडी भी जो है ना, अगर इंस्ट्रूमेंट है स्टेट का, तो वो मीनिंग ऑफ स्टेट के अंदर मेंशन है, आता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 के अंदर हमने बात करी है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, और आपको ऐसे याद रखना है ले लो से, ठीक है। तो ये न्यूमोनिक्स आप अपनी बुक के अंदर लक्ष्मीकांत के अंदर लिख लो। चलो आर्टिकल 37 को समझते हैं और याद करते हैं। तो आर्टिकल 37 क्या है, ये बोलता है कि DPSP आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। बस आपको इतना ही याद रखना है कि आर्टिकल 37 में बताया गया है कि जो DPSP है वो फंडामेंटल इन द गवर्नेंस है, ठीक है। गवर्नेंस के अंदर क्या है, फंडामेंटल है। तो ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, कि जो ये ड्यूटी है स्टेट की कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए वाइल मेकिंग लॉज, ठीक है। तो आर्टिकल 37 ये स्टेट को ड्यूटी देता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। आर्टिकल 38 एंड 39 इसको याद करने का तरीका है वी लीव फॉर HNH। उससे पहले दोस्तों मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि आर्टिकल 39B और 39C इसको हमने प्राइमेसी दे रखी है ओवर आर्टिकल 14 एंड 19। और ये इंसर्ट कब हुआ था, तो ये इंसर्ट हुआ था आर्टिकल 31C में। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, तो वो हुआ था 25 से, और वो आया था 1971 में। और मैंने आपको एक तरीके से और याद कराया था कि हमने बताया थी जब भी आर्टिकल 39B एंड C की एंट्री होगी तो आर्टिकल 14 और 19 क्या हो जाएंगे, एग्जिट, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। कि हमने इसके ऊपर प्राइमेसी दे रखी है आर्टिकल 39B और C को, किसके ऊपर, आर्टिकल 14 एंड 19 के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 38 याद करते हैं। आर्टिकल 38 याद करने का तरीका है वी में यहाँ पर क्या है, तो W से यहाँ पर है वेलफेयर, और E से यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी। वेलफेयर कैसे करेंगे, वेलफेयर करेंगे हम जस्टिस प्रोवाइड करके, और वो हम करते हैं 3 प्रकार की जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने आपको प्रेम्बल में भी याद कराया था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और हम इनइक्वालिटीज को कम करेंगे, मतलब इक्वालिटी लेकर आएंगे, किस में लेकर आएंगे, तो इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और अपॉर्चुनिटी सबको बराबर इक्वल देंगे। अब आर्टिकल 39A याद करो, तो ये है लाइवलीहुड, कि आर्टिकल 39A बात करता है लाइवलीहुड की, 39B बात करता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। आर्टिकल 39C बात करता है कि हम अवॉइड करेंगे कंसंट्रेशन को, किसी एक के पास सारे रिसोर्सेज ना आए। और आर्टिकल 39D है इक्वल पे, कि सबके पास एक जैसी इक्वल पे मतलब इनकम हो, ठीक है, सैलरी आए। अब देखो यहाँ पर डबल H से यहाँ पर क्या है, तो एक H है यहाँ पर आर्टिकल 39E, उसमें हमने बात करी है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, है ना, एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, प्लस हमने ऐड करा है चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, कि इसके अंदर जो है ना चिल्ड्रन के ऊपर हमने कोई भी जानबूझ के चाइल्ड लेबर ये सब वगैरह नहीं कराएंगे। तो ये है आर्टिकल 39E। 39F क्या है यहाँ पर, तो ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये ध्यान रखना, 39F के अंदर हमने हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करी है। और ये मॉडिफाइड कैसे हुआ था, ये मॉडिफाइड हमने मतलब इसके अंदर और ऐड करा था हमने बातें, तो वो बातें और ऐड किससे हुई थी, तो वो हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। अब ये ध्यान रखना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। 42nd है ना, तो इसको दोनों को प्लस कर दो, तो ये आता है 1976 में, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने ऐड किया था मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, क्या कि हम मिनिमाइज करेंगे इनइक्वालिटीज को। तो ये 44th में हमने ऐड करा था, तो देखो ये कब आया था, 4 और 4 को प्लस कर दो, तो ये आया था 1978 में। ये भी मैंने आपको प्रेमबल वाले चैप्टर में याद कराया था, ठीक है। तो इस तरीके से याद करते हैं और कभी भूलते भी नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 39A, अब देखो इसे याद कैसे करोगे। आर्टिकल 39A है ना, तो ए को ना स्टैंड कर दो फॉर एड से, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड, ठीक है। तो आर्टिकल 39A जो आप याद करोगे, ये प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड, ठीक है। अब देखो गाइस, आर्टिकल 40 कैसे याद करोगे, तो देखो 4 और 0,
तो जीरो से यहाँ पे आपको रखना है, ये ओ बन जाएगा। तो ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, कि जो स्टेट जो है ना विलेज पंचायत बना है, विलेज पंचायत इंस्टीट्यूट बनाए, ठीक है, विलेजेस के अंदर। ये बात करता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 41, अब इसे याद कैसे करोगे? देखो आर्टिकल 41 में ना आपको मिलता है राइट टू वेपा। अब ये वेपा क्या है? तो वर्क है, एजुकेशन है, पब्लिक असिस्टेंस है, वेपा से। अब देखो किस केस में मिलेगा आपको? तो पब्लिक असिस्टेंस जो मिलेगा इन केस ऑफ DOSU। अब DOSU यहाँ पर क्या है? तो डिसेबलमेंट है बंदा, ओल्ड एज है, सिकनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसके अंदर जो स्टेट जो है वर्क देगी, एजुकेशन देगी और उनको पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट के पास आर्टिकल 41 में, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो 41 के यहाँ पर मैंने यहाँ पेन बना दिया। तो पेन ये यूज होता है वर्क के अंदर, एजुकेशन के अंदर एंड एडवोकेटिंग फॉर पब्लिक असिस्टेंस। तो आप आर्टिकल 41 ऐसे याद कर सकते हो। तो वेपा मिलता है, वेपा क्या क्या मिलता है? वर्क मिलता है, एजुकेशन मिलता है और पब्लिक असिस्टेंस मिलता है। इन केस किसमें मिलेगा? तो DOSU में, डिसेबलमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 42, आप देखो 42 के अंदर 2 आता है लास्ट में, तो उसके अंदर 2 थिंग्स आते हैं। 2 थिंग्स कौन कौन से? तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क प्लस मैटरनिटी रिलीफ। मतलब आर्टिकल 42 के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो जो स्टेट है ना, इसको ये ध्यान रखना है जहाँ पर भी काम चल रहा है, ठीक है, कोई कंपनी वर्क कर रही है तो वहाँ पर जो है ह्यूमन कंडीशंस होने चाहिए, काम करने का जो है ना एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए। प्लस वहाँ की जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट है उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलने चाहिए, बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये मिलता है आर्टिकल 42 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 43, 43A, 43B, इसको याद करने का तरीका है LPC। तो आपको लिखना क्या है? आर्टिकल 43, 43A, 43B और इसके आगे लिख दो LPC। तो आर्टिकल 43 में बात करी गई है कि जो वर्कर्स हैं ना उनके पास लिविंग वेज होनी चाहिए, कम से कम उनकी वेज इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ सस्टेन कर सके। तो आर्टिकल 43 में बात करी गई है। 43A में बात करी गई है कि जो वर्कर्स है ना उनको पार्टिसिपेट कराओ इन दी मैनेजमेंट, ठीक है। अगर उनका कोई एसोसिएशन है तो उनके पास राइट होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। 43B बात करता है कि भैया स्टेट को ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए ना लॉज लेके आने चाहिए, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको आर्टिकल 43B के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 43A, B और आर्टिकल 43 याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो गाइस आर्टिकल 44 कैसे याद कर सकते हो? बहुत ही ईजी है। इसके अंदर 2 वर्ड्स आते हैं, बहुत ही यूनिफॉर्म वर्ड्स है वो भी, 4 तो 2 यूनिफॉर्म नंबर्स हैं, तो इसमें मिलेगा आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। 4 and 4 तो 2 यूनिफॉर्म नंबर्स। तो इसके अंदर बात करी गई है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इज अ लॉ फॉर ऑल, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए आर्टिकल 44 में UCC मिलेगा। क्या मिलेगा? UCC। चलो मैं एक बात बता देता हूँ UCC होता क्या है। जैसे कि उत्तराखंड भी लेकर आया है, पहले गोवा के अंदर UCC इम्प्लीमेंट है पहले से ही, अब UCC के ना उत्तराखंड भी लेकर आया है इसके ऊपर कानून, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ना। आर्टिकल 45 दोस्तों, इसके अंदर ना एक बात और याद रखना कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर हमने एक चीज़ के अंदर ऐड करी थी, ठीक है, मॉडिफाइड किया था इस आर्टिकल को। और इसके अंदर क्या मॉडिफाई किया था कि जो हमने प्रोवाइड किया ना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। ये बात रखना कि 6 साल से जितने भी कम के बच्चे हैं ना, चिल्ड्रन से, जो स्टेट है ना उनको प्रोवाइड करेगी एजुकेशन। इस बात को ध्यान रखना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये दोनों चीज़ स्टेट को प्रोवाइड करना है जितने भी 6 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 45 के अंदर प्रोवाइड है ECCE नॉट जस्ट टू 4 to 5 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन बट टू ऑल बिलो 6 ईयर्स चिल्ड्रन। ये बात को ध्यान रखना। और ये कब, ये इसके अंदर मॉडिफिकेशन आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 46 टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो आर्टिकल 46 में हम प्रमोट करते हैं एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके? SCs के, STs के और अदर वीकर सेक्शंस को, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? तो 4 से 4 किन के लिए? तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस।
तो आर्टिकल 46 बात करता है कि हमें प्रमोट करना है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड टू प्रमोट एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि जो सोशल इंजस्टिस होता आ रहा है इनके साथ और एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा है, इसको हम चेक कर सके, इसको हम क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है, और इनको प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम सोशल इंजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। ठीक है, तो अप्रैल जो है 4th मंथ में आता है और डेट क्या है 7th, तो 47, तो 47 जो है आर्टिकल 47 ये डील करता है पब्लिक हेल्थ से। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टेट ऑफ एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो आर्टिकल 47 में हमने बात करा है कि ड्यूटी है स्टेट की कि हमें न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, किनकी, तो लोगों की, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 एंड 48A, तो इसको याद रखना है AW क्या है, आर्टिकल 48 और 48A। तो 48 में हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, 48A के अंदर बात करते हैं हम WEF क्या यहाँ पर क्या है, वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो 48 क्या कहे, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। जो एनिमल हस्बेंड्री है और एग्रीकल्चर को हमें इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है जो मॉडर्न लाइन से, जो साइंटिफिक लाइन से उसके ऊपर ये चल सके। ठीक है, डेवलपमेंट हो सके इनका। और जो एनवायरनमेंट है ना, हमें इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है एंड टू सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। तो ये आर्टिकल 48A में मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है आर्टिकल 48A और 48। ठीक है, अब देखो गाइस, आर्टिकल 49 बहुत ईजी है याद करना, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब ये सारे जितने भी धरोहर है ना, हमारे धरोहर हैं इंडिया के, हैं, ताजमहल हो गया हमारा, कुतुब मीनार हो गया, ये सब, तो ये सारे क्या है, मोनूमेंट्स हैं। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस है इनकी। ठीक है, यहाँ हम घूमने जाते हैं, हमारे भैया पुराने ज़माने चले आ रहे हैं हमारे ये मोनूमेंट्स है, तो इनको सेफ भी तो रखना है ना हमें। ठीक है, तभी तो हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा लोगों को। तो आर्टिकल 49A में मिलेगा आपको ये कि हमें इसका प्रोटेक्शन करना है, मोनूमेंट्स का, प्लेसेस का एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, आर्टिकल 50, अब देखो आर्टिकल 50 याद करना कितना आसान है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हमने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को हमने सेपरेट कर दिया आर्टिकल 50 में। तो आपको याद रखना है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है डिवाइड हो गए ओवर 50-50 बिस्किट पे ये डिवाइड हो जाते हैं कि भैया हमें नहीं, हमें चाहिए ये नहीं, हमें चाहिए, तो डिवाइड हो जाते हैं। इससे बढ़िया हम आधा बांट लेते हैं। तो जुडिशरी अलग हो गया और एग्जीक्यूटिव अलग हो गया आर्टिकल 50 से। ठीक है, आर्टिकल 51, अब देखो आर्टिकल 51 याद करना है ना, तो आपको IPS रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हम इसके अंदर बात करते हैं आर्टिकल 51 के अंदर, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो प्रमोट करेंगे हम IPS को। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को किसके रिस्पेक्ट में, ILTO को। अब ILTO क्या है, तो इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। ठीक है, इसके अंतर्गत। और सेटलमेंट किसके अंदर करेंगे हम, IDA के अंदर। IDA क्या है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्टिकल 51 ये याद रखना दोस्तों। UPSC ने ना प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है कि बताओ कौन कौन से जो है ना DPSP वो गांधीयन फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको PACS से याद रखना है कि ये सारे DPSP जो हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो गांधी जी बात करते थे पंचायत की कि हमें पंचायत को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, पंचायत इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। वो बात करते थे कि भाई अल्कोहल को ना प्रोहिबिट कर दो, अल्कोहल को जो है ना बेचो मत, इसको स्टेट को प्रमोट नहीं करना चाहिए अल्कोहल। सी से यहाँ पर ये बात करते थे कि हम कैटल रेयरिंग की बात करते थे कि कैटल पालना चाहिए हमें। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते थे, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते थे ये। और एस से यहाँ पर ये क्या बात करते थे, ये बात करते थे SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन को प्रमोट करना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके साथ जो इनक्वालिटी हो रही है उसको रिड्यूस करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, और एक बात और गाइस, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के समर्थन में थे, प्रमोट करने के समर्थन में थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमें बनानी चाहिए। तो आपको ऐसे करके
सारे जो है डीपीएसपी ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि जो जो गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, अब ये लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी कौन कौन से हैं तो इसको याद कैसे करोगे, तो सी उपमा, ठीक है, उपमा को देखो और लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी याद कर लो। तो लिबरल कौन आते हैं, ये जो लिबरलिज्म की बात करेंगे, ठीक है, नए नए विचारधारा की बात करेंगे, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, तो ऐसे यहाँ पर है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जो बात कर रहे हैं कि भाई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, इसे यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को, और इसे यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और यू से यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए लॉज, ठीक है, उनके जो सिविल लॉज हैं वो इक्वल होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। पी से ये इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करते हैं, और एम से मोनूमेंट्स को प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और ए से एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइंस, ये याद रखना। अब देखो गाइस, आर्टिकल 38 ना हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये आर्टिकल 38 के अंदर ना हमने एक बात ऐड करी थी, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाए थे हम, वो लाए थे हम 44 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1978 से। अब वो बात करी थी हमने कि स्टेट को जो है ना मिनिमाइज करने चाहिए इनइक्वालिटीज किसके अंदर, ISFO के अंदर, इनकम स्टेटस फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के अंदर, ठीक है। अब देखो गाइस, बहुत सारे जो आर्टिकल्स है ना डीपीएसपी के अंदर वो ना ओरिजिनली मेंशन नहीं थे, वो हमने बाद में लेकर आए हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने बाद में चीज़ें ऐड करी हैं डीपीएसपी के अंदर और भी चीज़ें, ठीक है। तो वो कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो हमने ऐड करे हैं, तो वो है हेल्प IEC, ये सारे आर्टिकल्स हमने बाद में ऐड करे हैं डीपीएसपी के अंदर। और ये कैसे ऐड हुए हैं, तो हेल्प जो ऐड हुआ है वो हुआ है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये मिलेगा हमें आर्टिकल 39F के अंदर। अब ये सब चीज़ें ना याद कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं पिछले, ठीक है। आर्टिकल 48 के अंदर क्या मिलेगा, तो हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, तो ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं थे, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 39A के अंदर हमने बात करी थी फ्री लीगल एड टू पुअर, आर्टिकल 43A के अंदर हमने बात करी थी पार्टिसिपेशन करना चाहिए वर्कर्स को किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड करे थे, ठीक है, हेल्प को। अब देखो और कौन कौन से हैं, तो IEC बच गया, तो IEC यहाँ पर क्या है, तो आई से यहाँ पर हमारा ISFO यहाँ पर क्या है, अभी हमने बात करी कि भैया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर हमने ऐड करा आर्टिकल 38 के अंदर कि हम इसके अंदर जो है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, खत्म करेंगे। अब ई से यहाँ पर क्या है कि हमने बात करी, मॉडिफाई करा या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बिलो 6 years ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, आर्टिकल 45 के अंदर ये है। और ये हम लेकर आए थे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर। और सी से यहाँ पर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये हम लेकर आए थे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंदर, ये ध्यान रखना 2011 के अंदर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड करा था एज ए डीपीएसपी, ठीक है, कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट की कि उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। स्टेट टू प्रमोट बी पेड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये हमने आर्टिकल 43B के अंदर ऐड करा, ठीक है। अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से करा, वो हमने करा था 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। बी पेड से यहाँ पर क्या है कि भैया जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होना चाहिए ना उसके अंदर वॉलंटरी फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी बातें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर मेंशन होना चाहिए, ये सारे प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है, जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाएंगे। फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड DPSP नॉन जस्टिसाइबल एंड लीगली नॉन एनफोर्सेबल बिकॉज ऑफ FDI। देखो दोस्तों, जो फ्रेमर्स थे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने DPSP को नॉन जस्टिसाइबल बनाया, लीगली नॉन एनफोर्सेबल बनाया बिकॉज ऑफ FDI। अब देखो दोस्तों, अगर ये DPSP जो है ना एनफोर्सेबल होते तो बार बार कोई ना कोई कोर्ट जाएगा और बोलेगा भैया हमारा राइट जो है ना वॉलेट हो रहा है, क्यों। अब इसमें हमने बात करी है कि भैया सबको जो है ना जितने भी सारे बच्चे हैं इंडिया के अंदर सबको अर्ली चाइल्डहुड केयर देगी गवर्नमेंट, ठीक है, एजुकेशन देगी, है ना, जितने भी 6 साल से कम के बच्चे हैं। तो दोस्तों एक बार देखो, ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे रह जाएं, ठीक है, उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर ना मिले, एजुकेशन ना मिले। अब इसके अंदर बार बार स्टेट के ऊपर केस डाल दो आप कि भैया ये प्रोवाइड नहीं कर रही, तो स्टेट बोले कि भैया हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है इतने कि हम सबको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, एक बार में नहीं कर सकते, है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं।
अनलिमिटेड तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। और इन सबको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है दोस्तों, एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, इनसफिशिएंट है। इसकी वजह से हमने जो डीपीएसपी हैं वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं बनाया। अगर बना देते तो बार बार किसी ने कोई ना कोई कोर्ट मिलेगा, ठीक है, जो स्टेट को कटघरे में डाल देगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और डी से यहाँ पर क्या है कि डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, बैकवर्डनेस है जो हिंडर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को। हमारी इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, और बैकवर्डनेस भी बहुत सारा मिलेगा आपको। बहुत सारा कैसा मतलब SC ST के अंदर मिलेगा, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर मिलेगा। और फिर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, जो पहाड़ी एरिया हैं उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम है दोस्त, उनके अलग ग्रेवियंसेस हैं, है ना। तो इन सबों को इम्प्लीमेंट करने में, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग है। प्लस दोस्तों जो हमारे हिस्टोरिकली रॉन्ग हुए हमारे साथ, उनको भी सुधारना है ना, उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसलिए डीपीएस भी नॉन एनफोर्सेबल है और नॉन जस्टिसाइबल है, ठीक है। और आई से यहाँ पर क्या है, न्यूली इंडिपेंडेंट है विथ मैनी प्री ऑक्यूपेशंस माइट बी क्रस्ड अंडर द बर्डन। अब देखो दोस्तों, मैंने भी बात करी थी कि भैया देखो, हम जब आज़ाद नहीं हुए थे, हमारा जो कंट्री आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे हम, तो उससे पहले जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इतने सारे अत्याचार करे भैया हमारे ऊपर, है ना। हमारा सारा जो वेल्थ जो है उठा के लूट के चले गए यहाँ से, है ना। हमारे साथ क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करा, ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुए हैं इनको सुधारने में, इनको वापस लाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और therefore framers gave free hand in deciding OTPM, order, time, place and mode of fulfilling। इसलिए जो है ना, जो फेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कहा भैया इन सबको को करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मोड ऑफ फुलफिलिंग को इन्होंने छोड़ दिया, किसके हाथ में, फ्री हैंड छोड़ दिया इन्होंने, कि इनमें टाइम लगेगा, इनके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, इन चीज़ को फुलफिल करने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये एक बार में फुलफिल नहीं हो सकते। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि लिविंग वेज होता क्या है। तो दोस्तों देखो, मिनिमम वेज क्या होता है, जहाँ पर आपको खाने के लिए मिल जाए, है ना, रहने के लिए मिल जाए, प्लस कपड़े पहनने के लिए मिल जाए। तो ये हो गया आपका मिनिमम वेज, कि आपको मिनिमम वेज मिल रही है जिसकी वजह से आपका खर्चा पानी चल रहा है, ठीक है। फेयर वेज क्या होता है, आपको मिनिमम वेज मिले प्लस लिविंग वेज मिले और उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया फेयर वेज, ठीक है, उसका एवरेज वेज मिल गया। और लिविंग वेज क्या होता है दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी लिविंग वेज के अंदर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग प्लस हेल्थ, एजुकेशन एंड इंश्योरेंस। तो ये हो गया हमारा क्या, लिविंग वेज, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि ऐसे करके ये ग्राफ अप होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ डीपीएसपी दोस्तों, ये मेंस के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद कर सकते हो स्टिग्मा से, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ डीपीएसपी, ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको देखो याद रखना, आपको बहुत काम आएगा लिखने में। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स, ये सप्लीमेंट्री है, मतलब साथ साथ चलेगा फंडामेंटल राइट्स के, इंटेंडेड टू फिल इन द वैक्यूम ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इन पार्ट 3 बाय प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। अब देखो सोशल इकोनॉमिक राइट्स जो है ना, ये किसके अंदर मिलेंगे आपको, डीपीएसपी के अंदर मिलेंगे। अब टी से यहाँ पर क्या है, सर्व एज द क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो ये टेस्ट भी करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फॉर्म परफॉर्म कर रही नहीं सही से, सर्व कर रही नहीं कर रही, जो राइट्स हैं लोगों के उनको प्रोवाइड कर रही नहीं कर रही। ये सारे के सारे क्या है, डीपीएसपी के अंदर बात होती है। आई से यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन सही है टू द गवर्नमेंट। ये अम्बेडकर जी ने बताया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि भैया ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है। अब एक बात और ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी बात करी गई है इसकी। आप देखो जी से यहाँ पर क्या है कि गाइड करता है, ये फ्रेंड है, फिलोसफर है किसका, ऑल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्ट्स का। स्टेट शुड कीप दिस इन माइंड वाइल मेकिंग लॉज। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब लॉज बनाए ना तो इन सारे जो गाइड्स हैं ना, प्रिंसिपल्स हैं, इन बातों का ध्यान रखना है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को, दोनों को, ठीक है। ये गाइड करता है कोर्ट को भी इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, बीकॉन लाइट्स ऑफ द कोर्ट, सही है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है दोस्तों। अब इसके तो समझने को तो कुछ है नहीं, सब थियोरी है, ठीक है। तो ये कोर्ट को भी गाइड करता है, प्लस जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है उनको भी हेल्प करता है वाइल मेकिंग लॉज। और एम से यहाँ पर क्या है, सर्व करता है कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को, एंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी।
और ए से यहाँ पर क्या है, ये एम्पलीफाई करता है प्रेम्बल आइडियल्स को। जो प्रेम्बल्स के अंदर जो आइडियल्स है, कीवर्ड्स जो मेंशन है ना, उन सबों को ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। अब देखो दोस्तों, अभी हमने फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी पढ़े थे ना, अब इसको ना अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? यू कैन गो स्टेक होल्डर अप्रोच। अब देखो यहाँ पर लिख दो फॉर पीपल। अब लोगों के लिए क्या है, ये सप्लीमेंट्री है टू द फंडामेंटल राइट्स। वोटर्स के लिए क्या है भैया, वो टेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को कि भैया वो काम कर रहे नहीं कर रहे। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैसे, कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की बात करता है ये। गवर्नमेंट के लिए कैसे, गवर्नमेंट को गाइड करता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स के अंदर। फॉर अपोजिशन को ये कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को। फॉर जुडिशरी ये हेल्प करता है एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के लिए कैसे, ये एम्पलीफाई करता है द आइडियाज ऑफ प्रीएम्बल को। यही सब बातें हमने अभी डिस्कस करी है ना दोस्तों। तो आप स्टेक होल्डर अप्रोच से भी इसे कर सकते हो। एक बात और दोस्तों, क्रिटिसिज्म भी मेंस के अंदर लिखने के लिए आ सकता है। तो क्रिटिसिज्म कैसे आते रहोगे, तो क्वाइन है इसका क्रिटिसिज्म। तो सी से यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में। देखो कैसे, सेंटर कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। अगर डीपीएस के अंदर, जो डीपीएसपी के अंदर प्रिंसिपल्स मेंशन है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको फुलफिल नहीं कर रही है, उसको नॉन कंप्लायंस कर रही है, मतलब उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड पीएम प्लस गवर्नर एंड सीएम एज अ president and governor can reject a bill on the ground that it violates directive principle। अब देखो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। कैसे, जो गवर्नर होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, ये किसी भी बिल को जो है ना रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या कर रहे हैं, वॉलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस ब्याह पर वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके का ये भी एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है, डीपीएसपी का, कि भैया पहले जानकारी तो ले लो उसके बारे में, इसको आने तो दो बिल को। ठीक है, तो पता चला कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ये वॉलेट कर रहा है भी है, नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ओ से यहाँ पर क्या है कि ओल्ड हो चुका है, आउटडेटेड हो गया है, कंजर्वेटिव है। किसने बोला ये एवोर जेनिंग ने बोला है। और आई से क्या है, ये इलॉजिकल अरेंज्ड है। अब जो आर्टिकल्स है बार बार हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 36 37 ऐसे करके पढ़ते हैं ना, ये बोला इन्होंने, किसने, एन श्रीनिवासन ने, ये इलॉजिकली अरेंज्ड है। ठीक है, और एन से यहाँ पर क्या है, ये नॉन जस्टिसाइबल है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसाइबल बट डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसाइबल। ये भी एक क्रिटिसिज्म है किसका, डीपीएसपी का। व्यूज ऑन डीपीएसपी दोस्तों, ये आपके मेंस वैल्यू एडिशन में काम आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डीपीएसपी हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये किसने बात करी, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बात करी कि जो डीपीएसपी है वो हेल्प करते हैं किस गोल को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए। प्लस अब देखो ग्रेविन ऑस्टिन का फिर से कहना है कि डीपीएसपी जो है वो क्या करते हैं, फर्दर द गोल ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, कि मतलब ये गोल को और अचीव करते हैं, सोशल रिवोल्यूशन लेकर आते हैं कंट्री के अंदर। ठीक है, ग्रेविन ऑस्टिन ने ही बोला ये बात को भी। अब एक बात और, कृष्णमाचारी का ये क्या है, डस्टबिन है। डीपीएसपी आर अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। ये सेंटिमेंट्स का क्या है, डस्टबिन है। क्या है, डीपीएसपी। ये किसने बोला, कृष्णमाचारी ने बोला, टीटी कृष्णमाचारी ने बात करी। और एक बात और, ये फिनांस मिनिस्टर थे जब जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये बात रखना ध्यान। और ये शाह का क्या है, चेक है। शाह का क्या है, चेक है। ठीक है, केटी शाह जी का। अब ये इन्होंने बात करी, डीपीएसपी आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ अ बैंक परमिट। उन्होंने क्या बोला, ये चेक की तरह है डीपीएसपी, जब बैंक इस पर परमिट कर देगी तभी जो है ना ये लागू होगा। ठीक है, तो मतलब डीपीएसपी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट इसके लिए जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज लेकर आएगी तभी वो इम्प्लीमेंट होंगे, अदरवाइज वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। ये इसी तरीके से उन्होंने बात करी है, किसने, शाह जी ने, केटी शाह ने बात करी है कि एक चेक की तरह है, जब तक आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे लॉज लाकर, ठीक है, तब तक ये पेपर पे ही है बस। ठीक है, डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो दोस्तों, ये आपको ना डीपीएसपी वाले चैप्टर, डीपीएसपी वाले पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगे ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि सी से यहाँ पर है, क्लेम्स ऑफ SCs एंड STs टू पोस्ट
एंड सर्विसेज, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 335 के अंदर। ऐसे यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, ठीक है, ये मिलेगा आपको आर्टिकल 350A के अंदर, कि ये गवर्नमेंट को बोलता है कि भैया गवर्नमेंट जो है ना, जो वहाँ के जो लोग हैं, मतलब किसी भी स्टेट के या फिर किसी भी रीजन के, उनको अगर इंस्ट्रक्शन देना है ना, तो उनको इंस्ट्रक्शन उनके मदर टंग में ही दो, जो वो भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो नॉर्थ ईस्ट में है ना, उनकी बहुत सारी लैंग्वेज है, वहाँ पर रीजन बाई रीजन जो है लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अब उनको क्या पता इंग्लिश समझ में ना आए, हिंदी समझ में ना आए, और आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो उनको कैसे समझ में आएगा कि भैया उनको क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। तो कम से कम इंस्ट्रक्शन जो उनको है ना मदर टंग में मिलनी चाहिए, उनके जो वो बोलते हैं। डी से यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, भैया जो है ना हिंदी का ना आपको डेवलपमेंट करता रहना है, हिंदी को प्रमोट करते रहना है आपको। ये किसको बोला गया है, ये गवर्नमेंट को बोला गया है, ठीक है। किसका, कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 351 में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों डीपीएसपी चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको सब कुछ याद करा चुका हूँ और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा दोस्तों। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को ढंग से देखना है और अपने लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर जो जो मैंने बात बताई है आपको वो लिखते जाना है। क्या लिखना है आपको, निमोनिक्स लिखना है, ठीक है। और वीडियो को एक दो बार और देख लोगे ना दोस्तों, तो चीज़ें तो आपको रट जाएंगी, याद हो जाएंगी, कभी आप भूलोगे ही नहीं। और एक बात और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो ना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा ना तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए ना तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, यहाँ पर आप एक्टिव रहोगे, ठीक है, और स्टडी मोड में रहोगे हमेशा। मैं आपको बार बार डोज देते रहता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, बाय।